हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा हमने देख लिया बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर चलता है, क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स है बायोटेक्नोलॉजी के। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस उसकी, कि हमने ये सब तो समझ लिया बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब एक्चुअल रियल लाइफ में उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, हम रियल लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे और डेवलपमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया और काम ख़त्म हो गया, और चीज़ें इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे तो उसके लिए कंटिन्यूसली साइंटिस्ट्स क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे मेन 3 एरियाज़ ऑफ रिसर्च है जो हम इस बायोटेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए, इस प्रोसेस को और ईजी बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए हम करते हैं। तो हमारे पास 3 एरियाज़ ऑफ रिसर्च क्या क्या है। पहला देखो, पहला हम क्या करते हैं कि ऐसे रिसर्च करेंगे जिसकी वजह से हमें, जो हम बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया का एक टाइप बना रहे हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिल सके तो उसको और इम्प्रूव कर सके। तो इम्प्रूव्ड टाइप, ठीक है, इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, या उससे अगर हम कुछ एंजाइम्स निकाल रहे हैं, कुछ एंजाइम्स डिराइव कर पा रहे हैं तो उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया या एंजाइम्स। दूसरा रिसर्च किस फील्ड में चल रहा है, दूसरा रिसर्च चल रहा है कि हम बैक्टीरिया या वायरस या फिर जो भी हम बना रहे हैं अपना रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, उसे जब हम ग्रो कराएंगे तो उसके लिए ऑप्टिमल कंडीशन मिल सके, तो हम बेस्ट से बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड कर सके ग्रोथ के लिए फॉर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दैट सेल। ठीक है, तो ऑप्टिमल कंडीशंस, इस फील्ड में भी रिसर्च चल रहा है कि इसको और बेस्ट बना सके हम। थर्ड एरिया ऑफ रिसर्च क्या है हमारा, कि हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। डाउनस्ट्रीम में हम क्या करते थे, आइसोलेट करते थे एंजाइम्स को और उसका प्योरिफिकेशन, तो इसको और इजी बना सके और इम्प्रूव कर सके। तो इन बेसिकली इन 3 एरियाज़ में हमारा रिसर्च और चल रहा है, और ज़्यादा हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, हमें इस चैप्टर में बहुत सारे एप्लीकेशंस तो होते हैं, बट इस चैप्टर में हमें बेसिकली 2 एप्लीकेशंस कवर करने हैं बायोटेक्नोलॉजी के। कहाँ कहाँ, एक हम करेंगे, एक एप्लीकेशन जो हम करेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड में करेंगे। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक्स, मतलब हेल्थ फील्ड में मेडिसिनल पर्पस के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली फूड और हेल्थ इंडस्ट्री में हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्यों हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी यहाँ वहाँ पर फ़ायदेमंद है, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्रीकल्चरल। देखो, एग्रीकल्चर के 3 तरीके हो सकते हैं। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें 3 तरीके हो सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस किया जाएगा। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम कोई भी बाहर से केमिकल्स नहीं ऐड करेंगे, जो नेचुरल चीज़ें मिल सकती है प्लांट को एग्जैक्ट वैसे ही हम देंगे। सॉइल में हम कुछ बाहर से ऐड नहीं करेंगे, सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे। वाटर हम प्रॉपर इरीगेशन करेंगे और सनलाइट मिल ही रहा है प्लांट को, तो हम कोई भी केमिकल ऐड नहीं करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है
एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग टेक्निक्स। यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। किस टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं हम? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। देखो, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? कई बार क्या होता है कि जब हम बिना इंसेक्टिसाइड बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए हुए फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत बार हमने सुना होगा कि क्या होता है, फार्मर्स के इतने % क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए, 50% क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत बार अटैक हो गया, लोकस्ट का अटैक हो गया, बहुत सारे और जो इंसेक्ट है वो अटैक कर गए क्रॉप्स पर, कुछ जानवर ही आके क्रॉप्स को खा के चले गए। तो कई बार लॉस हो जाता है फार्मर्स को। तो फार्मर्स क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को बचा सके, क्योंकि उनकी टाइम लग रहा है, उनका टाइम लग रहा है, उनकी एनर्जी लग रही है, उनके पैसे लग रहे हैं, तो वो ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो इस वजह से क्या यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। नाउ एक और तरीका है GMO या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करना। ऑर्गेनिज्म में क्रॉप्स भी आ गए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इन 3 टेक्निक से एग्रीकल्चर हो सकता है। अब देखो, पहला टेक्निक में क्या डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि हम कोई भी यहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट से बचने के लिए कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे कीड़े अगर अटैक किए, बहुत वेस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का लॉस होने वाला है। सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो यूज़ कर लिया बचाने के लिए हमारे क्रॉप्स को इंसेक्ट से, पर एक तो ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड महंगे पड़ेंगे, एक्सपेंसिव होगा। दूसरा क्या होता है, देखो ये एक तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, ये पोल्यूशन कॉज करेंगे। सॉइल पोल्यूशन तो कॉज कर ही रहे हैं, क्योंकि सॉइल में जा रहा है। वाटर पोल्यूशन भी कॉज करेंगे। मान लो ये वाटर जो इरिगेशन किया गया है वो अगर वाटर बॉडीज़ में जाएगी, लेक्स रिवर्स में जाएगी, वहाँ वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, एयर पोल्यूशन भी कॉज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे थे और एक्सपेंसिव थे। थोड़ा डिसएडवांटेज इनका ये हो गया। अब आया हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर यूज़ होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ना हमें इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है, ना पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत है, ना पोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। इस वजह से GMO इंट्रोड्यूस हुआ, GMO की ज़रूरत हुई हमें, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ी। अब देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए आया था क्योंकि हमारे क्रॉप्स का लॉस बचाया जा सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने एक्चुअली क्या किया था, केमिकल्स का यूज़ बढ़ा दिया था, मतलब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ा दिया था। पर वहाँ हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक तो पोल्यूशन का, दूसरा एक्सपेंसिव। तो हमने इंट्रोड्यूस किया GMO। अब इन GMO के क्या फ़ायदे हैं, देखो फ़ायदा नंबर 1, ये जो प्लांट्स है या क्रॉप्स है उनको एबायोटिक स्ट्रेसेस से टॉलरेंट बना देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में, एबायोटिक स्ट्रेस में क्या आएगा, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइट,
टेम्परेचर, पीएच, वाटर कंडीशंस, ठीक है, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर राइज होने लग गया तो क्या होता है, नॉर्मल क्रॉप्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम उगा रहे थे वो हो सकता है सर्वाइव ना करे उस टेम्परेचर पर अगर हमने जीएमओ वाले क्रॉप्स, मतलब हमने कुछ उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दिए ताकि वो अच्छे खासे हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास टॉलरेंट हो गए वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए। नेक्स्ट फ़ायदा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हम जब राइस खाते हैं, हम जब चावल खाते हैं तो उसमें हमें क्या पता है कि जो हम नॉर्मल राइस खाते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पर हमने डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसा चावल बनाया, ऐसे राइस प्लांट्स बनाए जिनमें अब विटामिन ए, हमें विटामिन ए मिल जाएगा राइस से। तो बहुत सारा जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है, एक पूरा तो हम नहीं बोल सकते कि ठीक कर ही देगा, पर कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकती है ऐसे विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले डिजीज़ में। तो हमने क्या कहा, इस राइस को हमने क्या नाम दिया, गोल्डन राइस। क्यों गोल्डन राइस नाम दिया, क्योंकि ये येलो कलर का दिखता था, ये येलो कलर का दिखता था, इसकी वजह से हमने इसे नाम दिया गोल्डन राइस। तो ये दो फायदे हो गए, और फायदे हैं, थर्ड फायदा, हमें केमिकल्स कम यूज़ करना पड़ा, केमिकल्स की यूज़ ही नहीं पड़ी, हमें कोई इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं। हमने जीन में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए कि अगर इंसेक्ट या पेस्ट उस प्लांट को खाएगा वो खुद ही मर जाएगा, तो हमें केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ़ायदा नंबर 4, फ़ायदा नंबर 4 क्या हुआ कि हमारा जो सॉइल में से हम मिनरल यूटिलाइज कर पाते थे, प्लांट्स जो सॉइल से प्लांट्स मिनरल्स लेते थे अपने यूज़ के लिए, उसको और अच्छे से यूज़ कर पाए। तो बेटर एफिशिएंसी, better minerals using efficiency, प्लांट्स और इजीली अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारे मिनरल्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फायदा नंबर 5, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब ये देखो ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जो हम नॉर्मल टमाटो खरीदते हैं, टमाटर नॉर्मल जब हम टमाटर खरीदते हैं तो टमाटर का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, टमाटर कुछ दिन रहेंगे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर वो गलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम तो हर 4 दिन में या हर दूसरे दिन जाकर टमाटर खरीद लेंगे बाज़ार से, हमें कितना चाहिए होता है, आधा किलो 1 किलो 2 किलो, हमारा काम निकल जाता है। पर जो इंडस्ट्री लेवल पर टमाटर खरीदते हैं या फिर बड़े बड़े हॉस्टल्स में टमाटर आते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े गोदाउन में जब रखा जाता है तो वहाँ पर 100 किलो ऐसे आते हैं, ठीक है, 100 150 200 किलो में ऐसे खरीदे जाते हैं। तो उनको स्टोरेज भी तो करके रखना होगा अच्छे से, वो एक दिन में तो नहीं यूज़ कर लेंगे, वो रखते हैं कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे रह सके। तो अब क्या हो रहा था, जब टमाटर गलने लग जाता है तो वहाँ पर उनका लॉस हो रहा था। तो क्या होने लगा कि हमने टमाटर में कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। मतलब हमने एक जीन आइडेंटिफाई किया जो एक प्रोटीन बनाता था जिसकी वजह से टमाटर गलना शुरू कर देते थे, हमने उस जीन को आइडेंटिफाई करके उसमें चेंजेस कर दिए। तो अब क्या होने लगा, अब टमाटर को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता था और वो गलता नहीं था। तो वैसे टमाटर को हमने क्या नाम दिया, फ्लावर सावर टमाटो, ठीक
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचा सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हो गए हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चरल फील्ड में ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हमारे। एक्चुअली हमें दो क्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें एक्चुअली दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में कि कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने क्या चेंजेस किए और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बहुत नाम सुना हुआ है हमने बीटी कॉटन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीटी कॉटन में ऐसा क्या किया हमने, क्या मॉडिफिकेशंस किए, क्यों किए, किस से इंस्पिरेशन लेके किए, ठीक है, और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटी कॉटन। देखो, बीटी कॉटन एक एग्जाम्पल है जो हम जीएमओ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल दो और उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो कि कैसे बना, क्यों बना, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स मतलब बताओ। तो सबसे पहले हम आते हैं बीटी कॉटन। अब बीटी जो नाम आया है वो कहाँ से आया है? ये आया है बीटी टॉक्सिन से, नाम आया है। और बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक जीन होता है, उसमें से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम हमने दिया है बीटी टॉक्सिन। अब ये बैक्टीरिया ये टॉक्सिन बनाता है, ओके। अब बैक्टीरिया टॉक्सिन क्यों बनाएगा? ये अपने आप को बचाने के लिए बनाता है टॉक्सिन। ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन क्या करता है कि जो भी इस बैक्टीरिया को खाएगा, जो भी इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को खाएगा, उसके मिडगट में जाकर बीटी टॉक्सिन काम करेगा। मान लो इस बैक्टीरिया थ्रिंजियंसिस को किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, इंसेक्ट के कहाँ जाएगा? मिडगट में। मिडगट में जाकर ये बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। बैक्टीरिया में बना है, बैक्टीरिया में बन जाता है और ये बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि जब टॉक्सिन है तो बैक्टीरिया को खुद को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? क्योंकि बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये इंसेक्ट में जाकर एक्टिवेट कैसे हो गया? क्योंकि इंसेक्ट के गट में उसको क्या मिला? एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच मिला। और जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिला, यहाँ पर टॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। अब जब ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा? इस इंसेक्ट के मिडगट में सेल्स होंगे, उन सेल्स में क्या क्रिएट कर देगा? पोर्स। सेल्स में पोर्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होने लगेगी, वाटर अंदर आएगा। सेल में अगर पोर क्रिएट हो गया, सेल में यहाँ पर पोर्स क्रिएट हो गए तो क्या होगा? वाटर अंदर आने लगेगा, वाटर अंदर आएगा एक लिमिट तक आएगा और ये सेल क्या होगी? स्वेल करना स्टार्ट होगी, सेल की स्वेलिंग होगी और अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाएगा। तो यही करता है ये बैक्टीरिया का, जो बीटी टॉक्सिन होता है वो यही काम करता है। तो सिमिलर चीज़ हमने यूज़ कर लिया कॉटन को बचाने के लिए। हमने क्या किया, कॉटन प्लांट जो होता था, कॉटन प्लांट को कुछ इंसेक्ट्स जो है वो हार्म करते थे, खा जाते थे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते थे। कॉटन को कौन से इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय करते थे? 3 नाम हमें याद रखने हैं, डिप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और लेपिडोप्टेरेंस।
डिप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड लेपिडोप्टेरन्स। ये सब नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 टाइप के इंसेक्ट्स होते थे ये कॉटन के क्रॉप को हमेशा डिस्ट्रॉय करते थे। हमने क्या किया, कॉटन प्लांट में ये बेटी टॉक्सिन वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे इंट्रोड्यूस किया, वेक्टर यूज़ करके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस। इस वेक्टर के थ्रू हमने बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हमारे पास कॉटन प्लांट में क्या है, बीटी टॉक्सिन। जैसे ही ये इंसेक्ट आएगा बीटी टॉक्सिन को खाएगा तो जो हाल उसका बैक्टीरिया को खाने की वजह से होता था वही होगा। उसके मिडगट में जैसे ही बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ बहुत सारे पोर्स क्रिएट करेगा, स्वेलिंग होगा, बर्स्ट कर जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो हमारा क्या हुआ, कॉटन बच गया। एक ही बार आकर खाएगा, उसके बाद तो दोबारा अटैक नहीं कर सकता, तो जैसे ही खाया डेथ हो जाएगी। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पर फ़ायदा हो गया, हमारा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि हम जीएमओ को यूज़ कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास बीटी टॉक्सिन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो हमने बात किया कि बीटी टॉक्सिन को बनाता कौन सा जीन है, हमने बोला एक जीन है जो बीटी टॉक्सिन को बनाता है, तो उस जीन का नाम है क्राई जीन। ठीक है, क्राई जीन जो होता है वो बीटी टॉक्सिन बनाता है। अब ये क्राई जीन के भी अलग अलग टाइप्स है, देखो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जीन के नाम है। ये दोनों काम करते हैं किसके अगेंस्ट, कॉटन बॉलवॉर्म्स के। ओके, कॉटन बॉलवॉर्म्स के अगेंस्ट काम करेंगे। अब एक और जीन है क्राई 1AB, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, कॉर्न बोरर। ये कॉर्न बोरर से बचने में हेल्प करता है। बनाएंगे सब बीटी टॉक्सिन ही बनाएंगे। ये दो जीन कॉटन बॉलवॉर्म्स पर काम करेगा, ये जो है ये कॉर्न बोरर्स पर काम करेगा। और ये जीन जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं होस्ट के लिए, इंसेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे गट में जाएंगे तो हमको हार्म पहुंचाएंगे। नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, सब पर काम नहीं कर सकते, कुछ ही इंसेक्ट्स पर ये काम करेंगे, इसीलिए हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं है। ओके, ये एक निमेटोड है। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और उसके रूट्स में, मान लो ये टोबैको का प्लांट है, ये उसके रूट्स में ना नोड्यूल्स बना देगा, ऐसे गांठे टाइप बना देगा उसके रूट्स में। ठीक है, इसकी वजह से हमारा टोबैको प्लांट भी डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेक्निक लगाया, उसको नाम देते हैं RNAi, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक यूज़ करके हमने चाहा कि हम टोबैको प्लांट को बचा लेंगे। अब देखो RNA इंटरफेरेंस टेक्निक जो है वो अच्छे से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। एक बार ना समझ में आया रिवाइज कर लेना, दोबारा रिपीट करके देख लेना, पर अच्छे से समझना। देखो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म है कि कभी भी डबल स्ट्रैंडेड RNA बॉडी को नहीं चाहिए। ओके, हमारे पास क्या होता है, हमें पता है हमारे पास होता है DNA डबल स्ट्रैंडेड, और DNA से क्या बनता है, DNA से RNA बनेगा, DNA से RNA बन गया। अब इस RNA में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, mRNA। मॉडिफिकेशंस के बाद ये mRNA बन जाएगा, और इसी mRNA से क्या बनता है, अब हमारे पास बनता है प्रोटीन। समझ आया, तो प्रोटीन बनने के लिए mRNA का बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो RNA बना, ज़रूरी नहीं है कि ये RNA हमेशा mRNA ही बनेगा। ये RNA 3 टाइप्स के हमारे पास RNA होते हैं। देखो, एक होता है mRNA,
एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, राइट। उसमें से mRNA जो होता है वो प्रोटीन को इनकोड करता है। इनकोड मतलब mRNA का जो सीक्वेंस होगा उसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। बाकी जो rRNA है और tRNA है ये दोनों हेल्प करेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस में। इस प्रोसेस में मेन mRNA के पास सीक्वेंस है, rRNA और tRNA हेल्प करेंगे प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमारा जो RNA था वो M हो, rRNA हो, tRNA हो, कोई सा भी RNA हो, हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड ही बनेगा, एक ही स्ट्रैंड बनेगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड। बॉडी में कभी भी डबल स्ट्रैंडेड RNA नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कॉज कर देगा। अगर RNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ये जो प्रोटीन बनाने का पूरा मशीनरी है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बॉडी में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें इस प्रोसेस को सिंपल रखना है। इसीलिए हम बॉडी ने ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम डिज़ाइन किया है कि RNA कभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस RNA डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने का भी इंतज़ाम रखती है। तो देखो क्या होता है, RNAi में हम जानबूझकर डबल स्ट्रैंडेड RNA बनवाएंगे। क्या करते हैं, RNA इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमने टोबैको प्लांट में कुछ ऐसे जीन्स डाले जिसके वजह से अब वो डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएगा। ठीक है, हमने कुछ ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए। कैसे इंट्रोड्यूस किए? सेम वेक्टर को यूज़ किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस, उससे इन्फेक्शन करवाया और उसने हमारे जो मतलब का जीन है वो डाल दिया। अब जीन्स, ये वाले जीन क्या करेंगे, ये वाले जीन डबल स्ट्रैंडेड RNA बनवा देंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मान लो यहाँ पर हम जो DNA पढ़ते हैं, DNA में क्या होता है, A के सामने हमेशा T आएगा और G के सामने हमेशा C आएगा। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रैंड्स होता है, तो ये दोनों और ये दोनों बेस पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सिमिलरली ये जो दो हमारे RNA के स्ट्रैंड्स बने हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब क्या होता है कि जब भी ऐसा डबल स्ट्रैंडेड RNA बना, यहाँ पर क्या बन चुका है हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड RNA। कैसे बना, हमने एक जीन भिजवाया, इस जीन ने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना दिया। अब डबल स्ट्रैंडेड RNA जब बनेगा तो एक प्रोटीन काम करेगा, डाइसर। ये डाइसर प्रोटीन हमारी बॉडी में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा, सब में होगा। ठीक है, ये डाइसर प्रोटीन क्या करता है, ये डाइसर प्रोटीन इस डबल स्ट्रैंडेड RNA के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। मान लो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2 टुकड़े हो गए, और इस छोटे वाले टुकड़े को हम क्या कहते हैं, siRNA। इनको हम क्या कहेंगे, siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। ठीक है, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। अब जब ये स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA बन चुका है, यहाँ एक और प्रोटीन आएगा, आर्गोनॉट प्रोटीन, और उसके साथ कुछ और प्रोटीन्स आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं रिस्क। तो हमारे पास क्या है, siRNA है, और यहाँ पर और कुछ प्रोटीन्स आएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आएंगे बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम कहते हैं रिस्क, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अब ये जब रिस्क बन जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर अभी ये इनएक्टिवेटेड है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स थे, हमने क्या 2 स्ट्रैंड क्यों बनाया, क्योंकि हमें वो मशीनरी एक्टिवेट करना था जो कि हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक सके। ठीक है, अगर हमारा DNA सही है, RNA सही है, पर अगर हमारा प्रोटीन ही नहीं बन रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें क्या मतलब है प्रोटीन से,
बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है वो तभी होगी जब प्रोटीन बनेगा। डीएनए सही रहे, एमआरएनए सही रहे, पर अगर प्रोटीन नहीं बन रहा तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर वो प्रोटीन ही नहीं बनने दे रहा है, प्रोटीन ही नहीं बनने देना है, जिसके वजह से नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये सारे हमारे स्टेप्स हो गए। देखो रिस्क आ चुका है, अभी ये एक्टिवेट होगा। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो क्या होगा कि ओके, मैं इधर आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। देखो ये रिस्क आकर एक्टिवेट हो रहा है, क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रैंड अब अलग हो जाएगा और एक ही स्ट्रैंड के साथ रिस्क अटैच रहेगा। ये जो रिस्क अटैच है एक ही स्ट्रैंड ऑफ आरएनए के साथ अटैच्ड रहेगा, siRNA का एक ही स्ट्रैंड के साथ अटैच्ड रहेगा। अब ये हो चुका है एक्टिव। अब जब ये एक्टिव हो चुका तो ये जो स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस mRNA के साथ, ये निमेटोड का उस mRNA के साथ जो कि प्रोटीन बनाएगा, जिसके वजह से नोड्यूल्स फॉर्म होगा। समझ में आया। अगर मान लो ये नोड्यूल्स बनने के लिए ये वाला mRNA जो है ये कुछ प्रोटीन बना रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, नोड्यूल्स फॉर्म हो रहा है, तो हमको क्या करना है, हम प्रोटीन ही नहीं बनने देंगे। तो प्रोटीन ही नहीं बनने देंगे इसका मतलब क्या, mRNA तो बन के तैयार है, क्योंकि डीएनए सही है, उस निमेटोड में डीएनए सही है, डीएनए से mRNA बन चुका है। हमें यहाँ पर रोकना है। हमें यहाँ पर रोकने के लिए क्या करना होगा, mRNA को तोड़ना होगा। तो ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स जाएगा ये उस mRNA को ढूंढेगा। ओके, ये इस mRNA को ढूंढेगा, जिसके वजह से वो प्रोटीन बनेगा जो नोड्यूल्स फॉर्म करेगा। अब ये mRNA को कैसे ढूंढेगा, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में मान लो ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये वाला सीक्वेंस जब जाएगा तो इस mRNA से अटैच होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, और साथ में कौन है, रिस्क है। तो अब जैसे ही यहाँ पर ये अटैच हुआ और रिस्क है तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर mRNA के टुकड़े हो जाएंगे। अब mRNA टूट चुका है, जब अब mRNA टूट चुका है तो अब प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो नोड्यूल्स नहीं बनेंगे। नोड्यूल्स नहीं बना मतलब हमारा प्लांट बच गया, हमारे प्लांट में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये पूरा सिस्टम है RNA इंटरफेरेंस का, ठीक है। इसको रिविजन करके एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझने में टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने देख लिया एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम देखेंगे हम मेडिसिन में, थेरेप्यूटिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो देखो बहुत सारे ऐसे तरीके के मेडिसिन बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके के डायग्नोसिस न्यू टेक्निक्स निकाले गए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पर चलते हैं। तो हमारे पास टोटल अभी तक 30 थेरेप्यूटिक्स अप्रूव हो चुके हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बने हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है हमारे पास 30 थेरेप्यूटिक, उसमें से इंडिया में 12 का यूज़ होता है। इंडिया में हम सिर्फ 12 का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिया में 12 अलाउड है। नाउ सबसे पहला क्या है, इंसुलिन। देखो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का यूज़ कहाँ पर होता है, इंसुलिन का यूज़ डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इंसुलिन कौन बनाता है हमारे बॉडी में, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन हमारे बॉडी में पैंक्रियाज के बीटा सेल्स बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो गई, इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिसके वजह से एक बीमारी होती है, डैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। तो क्या होता था कि जिनमें ऐसे डायबिटीज़ हो गए, हम क्या करते थे पुराने ज़माने में, काऊ और पिग,
इनके पैंक्रियाज से हम इंसुलिन निकाल के दे देते थे ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है, इनका इंसुलिन निकाल के दे देते थे क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी होती थी ह्यूमन इंसुलिन में और इनके पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनता था। पर क्या होने लगा कि कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे, क्योंकि कुछ हद तक सिमिलर होते हैं पर कहीं कहीं पर तो डिफरेंसेस होंगे इंसुलिन जो ह्यूमन वाला है और जो काऊ और पिग के है। तो क्या होते थे कि बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन होने लगे। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें एग्जैक्टली ह्यूमन वाला इंसुलिन चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया यूज़ किया, इकोलाई। इकोलाई में हमने ऐसे जीन्स भिजवाए जो कि इंसुलिन बना देंगे, ठीक है। अब देखो इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखना है। इंसुलिन में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 3 चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन और ये दोनों जुड़े होते हैं एक सी चेन से, ठीक है। इनके बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये होता है प्रो इंसुलिन, मतलब अभी इनएक्टिव है। हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनता है तो ऐसा बनता है, हमारे बॉडी में जब इंसुलिन बनेगा तो ऐसा बनता है, पर अभी ये इनएक्टिव नहीं है, इसको अभी ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सी चेन हटाना पड़ता है। तो जब एक्टिव इंसुलिन बनता है तो वो कुछ ऐसा होता है, ए चेन और बी चेन है और साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का एक्टिव इंसुलिन होता है। तो जब हमने इकोलाई में इंसुलिन बनाना चाहा तो क्या हो रहा था, वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये तो बन जा रहा था पर उसमें से हम सी चेन को हटा नहीं पा रहे थे। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें वो वाला इंसुलिन का स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि वही हमारे बॉडी में काम करता है। हमने कोशिश की कि इकोलाई में हम बैक्टीरिया में इंसुलिन बना सकें, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया में इंसुलिन बना रहे हैं तो बहुत हाई क्वांटिटी में हम बना सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ग्रो भी करता है, बहुत कम स्पेस भी लेगा। तो हमने चाहा कि हम बना लें इंसुलिन बैक्टीरिया में, बट वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, हम सी चेन हटा ही नहीं पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाला। इन्होंने बैक्टीरिया में ऐसे जीन्स डलवाए जो कि ए चेन बनाएगा और बी चेन बनाएगा। तो हमने बैक्टीरिया में ए चेन और बी चेन अलग अलग बनवाया। उसके बाद दोनों को निकाल के हमने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों को निकाल के जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, लैब में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को जोड़ दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा फंक्शनल इंसुलिन तैयार हो गया। हमें चाहिए था हमारा फंक्शनल इंसुलिन। हमने क्या किया, सी चेन नहीं हटवा पा रहे थे तो हमने अलग अलग बनाया, लैब में हमने जोड़ दिया, हमें इंसुलिन बन गया। तो एक हमारा काम पूरा हो गया, हमने इंसुलिन बना लिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को भी बहुत इजी कर दिया गया बायोटेक्नोलॉजी से। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक और एप्लीकेशन है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम कब यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, ठीक है। जीन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जीन लेवल पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ ठीक कर सकते हैं जीन थेरेपी की हेल्प से। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले जीन थेरेपी जो दिया गया था वो एक 4 साल की बच्ची को दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट जीन थेरेपी was given to a 4-year-old girl जिसमें क्या था, एडीए डेफिशिएंट थी वो। एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है। तो जो जीन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बना रहा था वो इसमें था ही नहीं। तो इस 4 साल की बच्ची में ये वाला जीन एब्सेंट था। इसके वजह से क्या हो रहा था, उसके इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही थी। ये एडीए जीन जो है वो इम्यून डेवलप कराने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को ये बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर हो सकता था कि हम क्या करें, इसके बोन मैरो में कुछ चेंजेस कर दें,
ठीक है, बोन मैरो में चेंज कर सकते थे, या फिर इसमें एडेनोसिन डीएमिनेज हम एंजाइम ही डायरेक्ट डाल सकते थे। हम क्या क्या कर सकते थे, बोन मैरो में चेंजेस कर सकते थे या फिर एंजाइम डाल सकते थे। कौन सा एंजाइम? जिसके लिए डेफिशिएंट है, जो इसकी बॉडी में बन नहीं पा रहा है, हम वो एंजाइम एडीए। पर क्या ये परमानेंट क्योर था? क्योंकि हमें बार बार एंजाइम डालना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम का ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया तो 10 साल तक चलता ही रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो था वो टेम्परेरी क्योर है। हमें क्या चाहिए था? कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चले। तो हम क्या कर सकते थे, एक और तरीका है कि हम इसके बॉडी से टी लिम्फोसाइट्स के निकाले, ठीक है, इसके बॉडी से हमने लिम्फोसाइट्स निकाला और इस लिम्फोसाइट्स में हमने कुछ चेंजेस किए इसके जीन्स में और वापस से बॉडी में डाल दिया, ब्लड में। तो वहाँ पर ये एंजाइम, हमने ये एडीए जीन डाल दिया तो एंजाइम बन रहा है। पर अगर ये चीज़ बर्थ के पहले हो जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाए, तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है, ये भी काम कर जाएगा। पर ये जो लिम्फोसाइट्स है ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो ऐसे एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना होगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद लिम्फोसाइट हमें ऐसे वाले लिम्फोसाइट बार बार डालने होंगे। तो ये एक परमानेंट क्योर अभी भी नहीं है। परमानेंट क्योर तब हो सकता था जब हम ये वाला चेंज एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें, मतलब बर्थ के पहले करें। अगर हम एम्ब्रियो में ये चीज़ करते तो ये एक लाइफ टाइम क्योर हो जाता उसके लिए, ठीक है। बट फर्स्ट जीन थेरेपी जो दिया गया था वो 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दिया गया था, लेकिन ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हम क्या समझते हैं, हम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, हम उनको यूज़ करेंगे डायग्नोसिस के लिए। क्या डायग्नोसिस? कोई भी बीमारी होगी तो हम उसका कैसे पता कर सकते हैं कि बीमारी हुई है? हम वेट करते हैं जब तक सिम्टम आए, एक तरीका ये है। सिम्टम्स आएगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तब हम पता करेंगे कि अच्छा ये बीमारी हुई है, तब हम दवा लेंगे। जैसे कोरोना में हो रहा था, लोग कर रहे थे कि जैसे ही सिम्टम्स आ रहे थे फिर हम जा रहे थे दवा लेने। पर हमने कोरोना में क्या लोग बोल रहे थे कि अगर आप कभी भी कोरोना के पेशेंट के आसपास भी गए हो तो टेस्ट करा लो। अगले दिन ही टेस्ट हो जा रहा था या उसी दिन ही टेस्ट हो जा रहा था और पता चल जा रहा था कि उस दूसरे पर्सन की बॉडी में वायरस गया है या नहीं। कैसे पता चल रहा था? ये पता चल रहा था हमें बायोटेक्नोलॉजी का ही एक मेथड यूज़ करके, जिसे हम कहते हैं पीसीआर। कोरोना में जो टेस्ट हो रहा था वो आरटी-पीसीआर हो रहा था, जो पीसीआर का ही एक टाइप है। तो हमने क्या किया, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। हम फोटोकॉपीज़ बनाते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो हम क्या करेंगे, मान लो बॉडी में, ये हमारा बॉडी है, इतना बड़ा बॉडी है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ सेल्स है जहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में है। हमने बॉडी से कुछ फ्लूइड्स निकाले। क्या किया था हमने? कोरोना में स्वॉब लिया था, नाक से ले रहे थे, मुंह से ले रहे थे, ठीक है, स्वॉब ले रहे थे और उसका आरटी-पीसीआर कर रहे थे। तो हमने, मान लो अगर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है, इसका हमने बिलियंस ऑफ फोटोकॉपी करवाया, बिलियंस। तो ये चीज़ भले हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, 4-5, अगर 4-5 नहीं, मतलब कुछ अगर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया है तो हम डिटेक्ट हो सकता है नहीं कर पाएंगे। पर अगर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो तो अब तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसी को एम्पलीफाई कर दिया। हम कहीं और से बैक्टीरिया नहीं ला रहे, हमें जो छोटा सा सैंपल मिला उसको हमने बहुत बार एम्पलीफाई किया, इतने सारे बना लिए, अब तो ये डिटेक्ट हो सकता है। तो बिना सिम्टम आए, क्योंकि कोरोना का भी सिम्टम आने में कुछ लोगों को 2 दिन लग रहे थे, कुछ लोगों को 5 दिन, कुछ लोगों को 1 वीक, तो बिना सिम्टम के आए हम पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुई है या नहीं। तो एक तरीका है पीसीआर, एक तरीका है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बे एसे, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसका बेसिक प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसमें होता है एलाइजा में। और तरीका क्या है एलाइजा यूज़ कर सकते हैं? एक है ऑटो रेडियोग्राफी,
ये तरीका है जिससे हम यूज़ करके पता कर सकते हैं, बिना सिम्टम आए हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट घुसा है या नहीं घुसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया, बीटी कॉटन, टोबैको, ठीक है, ऐसे जैसे हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एनिमल्स में हम कुछ ऐसे जीन्स डालेंगे जो कि हमें चाहिए। कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, रेट्रोवायरस के थ्रू इन्फेक्शन करवा के। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं जिसमें से मैक्सिमम 95% जो होते हैं वो माइस होते हैं, क्योंकि माइस जो है लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। तो 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो माइस होते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है, क्यों हम बनाते हैं? सबसे पहले ये नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करने में हेल्प करते हैं। देखो, नॉर्मल बॉडी के फिजियोलॉजी स्टडी करने में कैसे हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन है हमारे पास, ठीक है, जो एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है। हमने क्या किया, हमने इस जीन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए। हमें अभी श्योर नहीं है कि यही वाला जीन है जो ये प्रोटीन बना रहा है या नहीं। हमने क्या किया, हमें डाउट था कि ये शायद ही ये जीन ये प्रोटीन बनाता, तो हमने इस जीन में कुछ चेंजेस कर दिए। अब जब हम मान लो यहाँ पर कुछ कट कर कुछ जोड़ा, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ किया, हमने इस जीन में कुछ चेंजेस कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि ये प्रोटीन बन रहा है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, फिनोटाइप में दिखना चाहिए, फिनोटाइप में दिखेगा। ठीक है, हमने जीन में चेंजेस किए और अगर वो प्रोटीन उसी जीन से बन रहा होगा तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। तो फिनोटाइप में हमें पता चल जाएगा बाहर से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी में। तो इस तरीके से हम नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी पता कर सकते हैं। दूसरा, हम और क्या कर सकते हैं, हम डिजीज़ का स्टडी कर सकते हैं। हम डिजीज़ स्टडी कैसे करेंगे, देखो, डिजीज़ का स्टडी करना है और उनके ट्रीटमेंट्स का भी स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक माइस लिया, माइस में हमने ट्यूमर इंड्यूस करा दिया, मतलब कैंसर सेल्स हमने माइस में इंजेक्ट किए, मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है, कैंसर सेल्स हमने माइस में इंजेक्ट किए और हमने क्या करा दिया, माइस को कैंसरस बना दिया। एक दिन में नहीं होते हैं, बहुत दिन तक ट्यूमर सेल्स डालने पड़ते हैं माइस के बॉडी में। ठीक है, कुछ महीनों बाद हमें पता चल गया, हमें ट्यूमर दिखने लगेगा बाहर से, तो हमें पता चल गया माइस में ट्यूमर हो चुका है, कैंसर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दवा है, मान लो एक्स, हमारे पास ये दवा है, हमने ये प्रपोज किया कि ये दवा इस टाइप के ट्यूमर को ठीक कर सकता है। तो अब हमने पहले तो ट्यूमर इंड्यूस कराया, फिर अब हम ये दवा देंगे। ठीक है, अब हम ये दवा देते रहेंगे, दवा का डोज देंगे, फिर डोज बढ़ाएंगे और पीरियोडिकली हम चेक करते रहेंगे कि ये जब दवा हम दे रहे हैं तो 1 महीने बाद क्या ट्यूमर का साइज़ कम हुआ है, 2 महीने बाद क्या ट्यूमर का साइज़ कम हुआ है, 4 महीने बाद क्या ट्यूमर का साइज़ कम हुआ है। डोज बढ़ा के देखेंगे तो और कुछ टाइम बाद देखेंगे क्या ट्यूमर का साइज़ कम हुआ है या नहीं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर फिनोटाइप हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, ट्यूमर का साइज़ हमें पता चल रहा है कम हुआ है या नहीं। ठीक है, या फिर उसको फिर माइस को कट करके भी देखा जाएगा कि एक्चुअली में और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हमने क्या किया, एक मॉडल बनाया, डिजीज़ मॉडल बनाया, जिसमें हमने पहले तो डिजीज़ करवाया, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया और हमने चेक किया कि क्या ये सही कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ मॉडल बने हुए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के मॉडल्स बने हुए हैं, कैंसर के मॉडल्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाया, क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थे।
फॉर एग्जाम्पल रोजी एक काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है। इसमें हमने कुछ ऐसे जीन्स इंजेक्ट करवाए, कुछ ऐसे जीन्स भेजे इसके बॉडी में, जिसकी वजह से अब जो मिल्क बनता था उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी और बढ़ गई। तो रोजी काऊ से हमें जो मिल्क बनने लगा उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी नॉर्मल काऊ के मिल्क से और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो रोजी काऊ जो हुई ये एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हुए। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, कुछ बीमारी है जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाए जिनका हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हमने यूज़ किए जिनके प्रोडक्ट से हम कुछ कुछ बीमारियां ठीक कर सकते हैं या हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन टेस्टिंग। देखो, वैक्सीन जब भी हमें कोरोना का भी जब वैक्सीन मिल रहा था तो डायरेक्ट ह्यूमंस पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है। तो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया। ठीक है, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते थे। एक है सेफ्टी, मतलब हम क्या करते हैं, सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं किसी भी ड्रग का। हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे जिनको हम जानबूझकर बहुत ही सेंसिटिव बनाएंगे कुछ टॉक्सिन्स के लिए। ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको सेंसिटिव बना देंगे। मतलब कि अगर वो टॉक्सिन का मान लो 100 माइक्रोग्राम्स या 100 मिलीग्राम्स के डोज पर अगर किसी को हार्म पहुंचा रहा है, तो हम ऐसा इसमें जीन्स भिजवाएंगे जो कि सिर्फ 10 माइक्रोग्राम्स में ही इसको हार्म हो जाए, तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएगा उस टॉक्सिन के लिए। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इस टॉक्सिन के लिए सेंसिटिव हो चुका है, अब हम इनको ट्रीटमेंट्स देंगे, अब हम इनको इलाज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, इसलिए हमने बनाया ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ द एथिकल इश्यूज़। हाँ, अच्छा, नहीं हो गया हाँ, नहीं, एक टॉपिक है 5 मिनट का है, वो खत्म किया। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में क्या होने लगा कि हमने जो भी अभी तक ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए, जीएमओज बनाए, उसका हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि शहर में पुलिस ना हो तो कुछ भी हो सकता है, कितने गुंडे होते हैं, चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक प्रॉपर कमेटी ना रखें जो इसको रेगुलेट कर सके, इस पूरे प्रोसेस को, बायोटेक्नोलॉजी को, तो बहुत इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो उसके लिए इंडिया में हमारे
पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऐसी बॉडी है जो कि हर चीज़ को रेगुलेट करेगी। मतलब हम कुछ भी अगर GMO बना रहे हैं या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो चेक करेगी कि क्या ये सही है, कितना इसका मतलब कितना ये सही है, कितना इसके टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, ये कितना हार्म कर सकता है, ये किस लेवल पर अप्रूव किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई। अब क्या होता है कि कई बार कुछ फॉरेन कंपनीज कुछ एक इनोवेशन करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, एक किसी दूसरे कंपनी से इंस्पिरेशन लेके, और वो बोल देते हैं कि हमारा डिज़ाइन किया हुआ बिल्कुल नोवेल प्रोडक्ट है, नया बनाया हमने, और उसका इन्होंने पेटेंट करा लिया। तो जब पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट कराने से क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दूसरे कंपनीज़ को कि हमने इस प्रोडक्ट का पेटेंट कराया तो हमारे अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, और अगर यूज़ करेगा तो हमें इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही सिमिलर एक केस हुआ हमारे बासमती राइस के साथ। इंडिया में बासमती राइस के टोटल 27 वैरायटीज़ है, डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ टोटल 27 है, और बासमती राइस हमारे एंसेस्टर्स से हम खाते आ रहे हैं। ठीक है, एंसेस्टर हमारे पुराने गीत संगीत सब में बासमती राइस का जिक्र है। अब यूएस की एक कंपनी ने क्या किया, यूएस की कंपनी ने फार्मर जो हमारे उगाते थे राइस, उसको एक डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस से क्रॉस किया और एक बासमती राइस का एक टाइप बनाया। उन्होंने कह दिया कि ये हमारा नॉवेल्टी है, ये हमने बनाया है, और उसका उन्होंने पेटेंट करा लिया। इससे क्या हो रहा था, वो अब बोल सकते थे कि इसे कोई और नहीं बेच सकता है, या फिर हमें इसके लिए रॉयल्टी चाहिए। तो हमने जब इसका अपोज़ किया, हमने प्रूफ दिया कि बासमती राइस जो है वो उनकी नॉवेल्टी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, ये हमारे इंडिया में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद क्या हुआ, इस पेटेंट को वापस लिया गया। सिमिलर केस क्या हुए हैं इंडिया में, और जो भी चीज़ मतलब टर्मरिक है और नीम, इन दोनों को लेकर भी ऐसे बहुत सारे पेटेंट्स बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, पर ये हमें पता है कि टर्मरिक, नीम, ये हम बहुत एंसेस्टर्स हमारे यूज़ करते आ रहे हैं। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम नहीं पता रखेंगे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को कौन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि हमारी ही चीज़ों को हमें यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब को भी गवर्न करने के लिए कमेटी बनाई गई है, और एक रूल बनाया गया है जो कि बायोपायरेसी को प्रिवेंट करता है। बायोपायरेसी क्या होता है, बायोपायरेसी में क्या होता है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेंगे, छोटे कंपनीज का बना हुआ प्रोडक्ट को अपने नाम कर लेंगे और वो बोलेंगे कि हमने बनाया है। ठीक है, बिना उनको कोई कॉम्पनसेशन दिए हुए, बिना उनको कोई क्रेडिट दिए हुए, या बिना उनसे परमिशन लिए हुए। तो क्या होता है कि छोटे कंपनीज जो हैं उनको तो लॉस हो गया, उनकी डिस्कवरी है, और बड़े कंपनीज़ ने अपने नाम कर लिया। तो इसको बायोपायरेसी कहा जाता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये सब कुछ एथिकल इश्यूज़ में आते हैं। नाउ विद दिस हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर कंप्लीट होता है। सो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ आया हो, क्या क्या हमारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहो।